ही गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग करने वाले हैं सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा में जॉन ड्यूवी ने बल दिया। हमें बताना है कि शिक्षा में जॉन ड्यूवी ने किस बात पर बल दिया है अधिक। तो देखिए, पहला ऑप्शन है काम करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो जॉन डीवी ने जो बल दिया है वो सबसे अधिक दिया है कि बच्चे स्वयं से करके सीखें। ठीक है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग सीखें, तो ये वाला सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि रटने से सीखना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रटने पर तो कोई भी बल नहीं देता है। और फिर है अधिकारीवाद शिक्षण विधियाँ, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सही है वो है ए। अब देखते हैं नेक्स्ट, भय या क्रोध के दौरान हृदय गति बढ़ाने वाला हार्मोन है, यानी कि जब हमें भय होता है या फिर क्रोध, उस समय जो हमारी हृदय की गति बढ़ा देता है वो हार्मोन कौन सा है। तो देखिए, वो हार्मोन होता है एड्रेनालाइट। ठीक है, इसे इस तरीके से याद रखना, आधा आधा करके, एड्रेना एंड लाइट। यहाँ से लाइट आपको याद रह जाएगा, फिर भी आप ये बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है, तो याद रखना लाइट से एड्रेना लाइट। ओके, तो सही है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समेकित मूल्यांकन, सब देखिए इसमें दिया है समेकित मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो समेकित मूल्यांकन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो करते हैं प्रमाणित या फिर ग्रेड के लिए। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है दूसरा। ठीक है, अब देखिए पहले में दिया है ये जानने के लिए कि छात्र की रुचि क्या है और उसकी काम की आदतें क्या हैं। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं जानते उसकी आदतों के बारे में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ से। फिर है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी करने के लिए। तो हाँ, ये कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे देखें कि शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए हम समेकित मूल्यांकन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। और जो आखिरी था वो था विशिष्ट शिक्षण समूहों को छात्रों को निर्दिष्ट करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो सही होगा वो है मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाणित या फिर ग्रेड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, शैक्षणिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि एक शैक्षणिक पर्यवेक्षण जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो शैक्षणिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य होता है कि संस्थान में एक सकारात्मक शिक्षण अधिगम लोकाचार विकसित करना। ठीक है, यानी कि एक इस तरीके का माहौल बनाए संस्थान में जिससे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो एक यानी कि सकारात्मक रूप से चल सके, पॉजिटिव वे में हो सके। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो है 3, यानी कि शैक्षणिक पर्यवेक्षण जो उद्देश्य होते हैं इनके वो होते हैं कि सकारात्मक वातावरण देना संस्थान को, जिससे कि बच्चे आसानी से सीख सके और एक पॉजिटिव वे में सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट, गहन अधिगम का सिद्धांत निम्न को महत्व देता है। हमें बताना है कि गहन अधिगम का जो सिद्धांत है वो किस चीज़ को महत्व देता है। तो गहन अध्ययन का जो सिद्धांत है वो महत्व देता है कि विचार, तर्क और कल्पनाशीलता को। अब आप खुद से सोचिए, जब आप गहन अध्ययन करते हैं तो कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। ठीक है, या फिर हम किसी बात पर तर्क करते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए हम बहुत अधिक तर्क करते हैं तो हम सोच रहे होते हैं, है ना, गहन अध्ययन कर रहे होते हैं उस समय। तो इसका जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा, यानी कि विचार, तर्क एवं गहनशीलता के विकास के लिए। नेक्स्ट, एक शिक्षक का मुख्य कार्य निम्न होता है। तो हमें बताना है एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है। पहले में दिया है छात्रों को स्वयं सीखने में मदद करना। तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ, छात्र स्वयं से सीखें, यानी कि जैसे अभी ऊपर बताया था ना, जॉन डीवी जी ने बोला है कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे सीखे करके सीखें। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि छात्र हमेशा जो कार्य करता है वो इस तरीके से करता है कि बच्चे ना स्वयं से ही चीज़ों को सीख जाएं। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखना। तो देखिए, हम विद्यार्थियों को अनुशासन में रखें, वो तो स्वयं से ही अनुशासन में रहेंगे, हम उन्हें अनुशासन में नहीं करेंगे, ये हमेशा गलत होगा। कभी भी आपको अनुशासन वाला दिखता है तो उसे काट दीजिए वहीं पर। ये देखिए केवल वाला, ये भी नहीं होगा। ठीक है, लगातार गलतियों को इंगित करते हैं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो सही हो जाएगा वो है ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
एक के सिवाय, यानी कि इसमें से किसी एक के सिवाय बड़ों और बच्चों के बीच स्मृति में अंतर को ध्यान में रखते हुए पाया गया। क्या पाया गया, तो हमें इसमें से बताना है क्या नहीं है। तो देखिए इस स्मरक यानी कि यहाँ पे होगा स्मरण, ठीक है, ये मिस्टेक है। स्मरण का उपयोग करना यानी कि हमारी जो मेमोरी है उसका प्रयोग करना, तो ये बिल्कुल सही है कि बड़े और छोटे दोनों ही इसे उपयोग कर सकते हैं, ये अंतर नहीं हो सकता, यानी कि ये सही है तो ये नहीं होगा। हमें गलत वाला बताना है इसमें, क्योंकि इसमें क्या दिया था, शिवाय। एक तो ये शिवाय वाले और नहीं वाले, इन पे ज़्यादा ध्यान देना, जैसे साफ साफ लिखा शिवाय, तो ये वाला नहीं हो जाएगा। दूसरा है रणनीतियों का उपयोग करना, तो ये भी नहीं होगा। फिर है कि बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता, तो हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए अंतर पूछा गया है तो ये हो जाएगा कि बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता, ओके। तो इसका सही हो जाएगा कौन सा, 3, जो कि हमें मिल गया है। नेक्स्ट, भाषा निम्न के लिए एक आवश्यक स्थिति नहीं है, यानी कि भाषा किसके लिए आवश्यक नहीं है, हमें ये बताना है। तो पहला है अवधारणात्मक सोच, तो ये बिल्कुल सही है कि अवधारणात्मक सोच के लिए जरूरी नहीं है। अभी जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, गहन सोच, ठीक है, तर्क और विश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, तो ये सही है, यानी कि इसमें से जो गलत वाला है वही सही है, फर्स्ट। नेक्स्ट, इसका हो जाएगा ए, ओके। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को स्व अध्ययन का अवसर दिया जाना चाहिए, यह निम्न के सिद्धांत के अनुरूप है। अब हमें बताना ये किस सिद्धांत के अनुरूप है कि हम बच्चों को स्वयं से ही आकलन करें और अध्ययन करें, इस तरीके के अवसर उसे प्रदान करें, ठीक है। तो ये है किसकी, बहुप्रतिक्रिया, ठीक है, यानी कि हर एक बच्चे की जो मानसिक स्थिति है, बौद्धिक स्थिति है, जो भी बच्चे की स्थिति होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता जो हम लोगों ने पढ़ रखी है, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग जो हम उसे देंगे वो देंगे बहुप्रतिक्रियाओं, ठीक है, यानी कि वो अलग अलग तरीके से सीख सकें। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है 4। नेक्स्ट, कैटल के अनुसार सीखने और समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमता, शिक्षा और अनुभव की स्वतंत्रता निम्न कहलाती है, ठीक है। तो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अस्थिर बुद्धि, ठीक है, क्या कहलाती है, अस्थिर बुद्धि, यानी कि इसका जो सही हो जाएगा वो है ए। नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों और छात्रों को एक सक्रिय संवाद में संलग्न होना चाहिए। तो देखिए शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रूप से उसमें भाग ले सकें, तो वो कौन सी क्रिया है इसमें से, तो वो होगी सामाजिक रचनावादी, ओके। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है दूसरा। नेक्स्ट, एकाधिक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों और पौधों की सभी किस्मों को पहचानना और वर्गीकृत करने की क्षमता को कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, देखिए ये सभी जो चीज़ें हैं ये प्राकृतिक हैं, तो यहाँ से आप देख लीजिए क्या हो जाएगी, प्राकृतिक बुद्धि, यानी कि सही हो जाएगा दूसरा, प्राकृतिक बुद्धि, ओके। नेक्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिकता के 3 स्तरों के तहत कितने चरण बताए गए हैं, ठीक है। हमें यहाँ बताना है कि 3 लेवल्स में कुल कितनी स्टेजेस बताई गई हैं। तो हमेशा याद रखना जो कोलबर्ग ने नियम दिया है वो है नैतिक विकास का सिद्धांत, और इसमें कुल लेवल हैं 3 और स्टेज हैं 6, यानी कि एक स्टेज में एक लेवल पे 2 स्टेजेस आती हैं, ठीक है। इस तरीके से कुल कितनी हो गई, 6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 6। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता डैश को प्रकलित करता है, यानी कि इंडिकेट करता है। तो हमें बताना है कि कौन सा है जो कि प्रयोगकर्ता को निरूपित करता है। तो ये पहला है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रयोग कर रहे होते हैं तो जो प्रयोगकर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है, ठीक है। कैसा, अनाश्रित, यानी किसी पर आश्रित ना होकर के स्वतंत्र होना, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, पहला, कि जो प्रयोगकर्ता होता है प्रायोगिक विधि में प्रयोगकर्ता स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट,
कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित पर जोर नहीं देता। अब हमें इसमें ये बताना है कि हम जो कोर सब्जेक्ट रखते हैं, कोर सब्जेक्ट जो हम लोग रखते हैं, तो वो किस चीज़ पर जोर नहीं देता है। ठीक है, तो वो जोर किस पर नहीं देगा? पहला है कि समस्या निवारण पर, तो ये बिल्कुल सही है कि समस्या निवारण पर वो बल नहीं देता है। ठीक है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो किस किस पर देता है अब हम ये भी देख लेते हैं। विषय वस्तु का एक अच्छी तरीके से परिभाषित मुख्य भाग, यानी कि किसी विषय वस्तु को मुख्य रूप से परिभाषित करने पर बल, तो हाँ ये देता है। क्योंकि हम एक जो कोर सब्जेक्ट लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि हम उसमें अच्छी तरीके से उसी के क्षेत्र में जान सकें। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट है वो है सामान्य उद्देश्यों पर, तो ये भी कोर सब्जेक्ट में होते हैं। विभिन्न विषय वस्तु का एकीकरण करना, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें बताया कोर सब्जेक्ट निम्नलिखित पर जोर नहीं देता, तो वो समस्या निवारण पर जोर नहीं देता कि हम कोर सब्जेक्ट के थ्रू समस्या का निवारण कर सकें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है पहला। ठीक है, अगर वीडियो ये आपको पसंद आई है, अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।